ये स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अभी हमने कोरिलेशन पढ़ा है, जस्ट कौन कौन से टाइप है कोरिलेशन के, उसमें पैरामेट्रिक कोरिलेशन क्या होता है, नॉन नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक। कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट 3 में पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस। ठीक है, सो सबसे पहले आता है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन होता क्या है, हम इसको समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। इतना समझ में आया कि कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक रिलेशनशिप करते हैं, देखते एसोसिएशन चेक करते हैं। ठीक हैं है, जी। अ, विजेंद्र आप अभी म्यूट करो, जहां भी डाउट होगा या जब मैं कुछ क्वेरी करूंगी तब आप अनम्यूट कर लेना। Partial correlation when we study relationship between two variables A and B। ठीक है, हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। समटाइम्स अनदर वेरिएबल मे ऑल्सो अफेक्ट दिस रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, और हम इन दोनों वेरिएबल की रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक थर्ड वेरिएबल जैसे सी, उस थर्ड वेरिएबल का भी इन दोनों वेरिएबल की रिलेशनशिप पर अफेक्ट पड़ रहा है, वो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो होता है पार्शियल कोरिलेशन। कि जब हमारे दो वेरिएबल का हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं और उसके रिलेशनशिप चेक करने के साथ साथ ही एक अनदर वेरिएबल उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। If we remove the effect of these other variables and then examine the relationship between A and B, this type of correlation is called partial correlation। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई हमें ए और बी का रिलेशन चेक करना है, बट एक सी वेरिएबल है जो इन दोनों की रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने जो ये रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, हमने इसको रिमूव किया वेरिएबल को, और उसको ही हम कहते हैं, और इसको रिमूव करने के बाद जब हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, जब हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, उसको ही हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। Partial correlation tell us how strongly A and B are related after the influence of the controlling variable। जो C है ये एक अनदर वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल को कंट्रोल किया है। कंट्रोल करने के बाद A और B का क्या रिलेशन है, ठीक है, उससे हम वो पार्शियल कोरिलेशन के थ्रू चेक करते हैं। In simple words, it show the pure relationship between A and B without interference from other factor. For example, if we believe that a third variable is C is affecting the relationship between A and B, we remove the effect of C from both A and B. After this, we calculate the correlation between the remaining parts of A and B. ठीक, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम ए और बी का रिलेशन कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, बट एक थर्ड वेरिएबल है सी जो इनकी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, वो भी अपना इसमें इन्फ्लुएंस उसका भी इन्फ्लुएंस इनके रिलेशनशिप पे आ रहा है। तो हमें एक्चुअल कोरिलेशन तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई ए और बी का ही एक्चुअल रिलेशनशिप हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सी एक अनदर फैक्टर भी उसको इफेक्ट कर रहा है। अब जब हम इस वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, सी को ही हम हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद जब हम एक्चुअल कोरिलेशन चेक करते हैं, उसको पार्शियल रिलेशनशिप कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। और इसको रिमूव करने के बाद ही हमें एक प्योर कोरिलेशन हमें मिलता है। Partial correlation can also be used when there is more than one controlling variable। ठीक है, अभी हमने कहा ना कि सिर्फ सी या एक अनदर वेरिएबल इन्फ्लुएंस कर रहा है, इससे अलग भी और भी कंट्रोलिंग वेरिएबल और भी अनदर वेरिएबल हो सकते हैं जिनको हमें अपनी स्टडी में कंट्रोल करना है। इन सच केसेस द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल आर रिमूव्ड फ्रॉम बोथ ए एंड बी, गिविंग अ क्लियर एंड मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है हमारे पास आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, आवर्स ऑफ स्टडी। बी दूसरा वेरिएबल हमारे पास है एग्जाम परफॉर्मेंस, और एक सी वेरिएबल है इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दो एक्चुअल में हमें दो वेरिएबल की रिलेशनशिप देखनी है, ए और बी। तो जो आवर्स ऑफ स्टडी है, हम क्या मेजर कर रहे हैं कि बच्चा जितना स्टडी करेगा, जितने घंटे वो पढ़ाई करेगा, उसको इतने ही
एग्जाम में इतना ही गेन, इतना ही उसका परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमें इसका और इसका रिलेशनशिप हमें चेक करना है। अगर हम देखें तो दोनों पॉजिटिव कोरिलेटेड है भाई, जितने घंटे आप पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, इतना ही आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर रहेगी। तो दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बट एक अनदर फैक्टर है सी, इंटेलिजेंस लेवल। अब हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये भी, इसकी रिलेशनशिप को इंटेलिजेंस, बच्चे की आईक्यू कितना है उसके बेसिस पर भी उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टूडेंट विथ हायर इंटेलिजेंस बोथ स्टडी मोर एंड परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। अब जिसका आईक्यू अच्छा होगा वो ज्यादा देर तक पढ़ाई करेगा, उसका जो आवर ऑफ स्टडी है वो भी इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से एग्जाम परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक थर्ड वेरिएबल है आईक्यू, जो इसकी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, आईक्यू जो थर्ड वेरिएबल है इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोलिंग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, हमने इसको कंट्रोल करना है वेरिएबल को। ओके, तो अगर इसको हटाने के बाद अगर हम आईक्यू के इफेक्ट को रिमूव कर देंगे, आईक्यू वेरिएबल हम हटा ही दे कि भाई आईक्यू हमने कंट्रोल कर लिया। अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे कि हम सेम आईक्यू हम चेक करेंगे बच्चों का आईक्यू लेवल, उसमें हम जो सेम आईक्यू वाले बच्चे होंगे उसका ही हम चेक करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कंट्रोल करते हैं वेरिएबल को। तब ये जो एक्चुअल में जो कोरिलेशन आएगा वो हमारा पार्शियल कोरिलेशन होता है। This means the correlation between study hour and exam performance may be partially due to intelligence। ठीक है, कि जो रिलेशनशिप आ रहा है या आर ऑफ स्टडी में या एग्जाम परफॉर्मेंस में, वो किसकी वजह से हो रहा है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस लेवल की वजह से हो रहा है। वेट, हेलो, अभी क्लास चल रही है 7:30। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट? नहीं मैम। समझ आया कि कैसे हम दो वेरिएबल की रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं और थर्ड वेरिएबल उसको इफेक्ट करता है, उस वेरिएबल को हमने कंट्रोल करना है। तो मैम उस वेरिएबल को फिर वहां से हटाना पड़ेगा? नहीं, अब आप आईक्यू को कैसे हटाओगे, इसको हम मेजर करते हैं और हम नहीं, हम आईक्यू कहते हैं आईक्यू कि हटाने भाई, का इन द सेंस, जैसे मैं जिनका आईक्यू हायर या लो होगा उनको सेपरेट कर देंगे, सिर्फ सेम आईक्यू को लेंगे। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, मेजर ठीक करते हैं हम। फिर हम अलग तो से आईक्यू मेजर करेंगे और देखेंगे कि अगर हायर या बहुत लोअर जिनका आईक्यू है उनको हटाएंगे, फिर हम जो मॉडरेट लेवल वाला आईक्यू होगा उन्हीं जी बच्चों का चेक करेंगे, तब हम देखेंगे तो वो होता है कंट्रोल हो जाएगा, फिर इफेक्ट नहीं करेगा इसकी रिलेशनशिप को। ठीक है। अभी आगे भी हम इसको समझते हैं, एक और एग्जाम्पल है। सपोज अ रिसर्चर वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एंजाइटी क्या है, ए वेरिएबल है, एकेडमिक दूसरा वेरिएबल है, एकेडमिक अचीवमेंट, इन दोनों की रिलेशनशिप मेजर करना चाहता है रिसर्चर। हाउएवर द रिसर्चर बिलीव दैट इंटेलिजेंस मे इन्फ्लुएंस बोथ एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। उसने सोचा कि भाई ठीक है, मैं एंजाइटी भी मेजर कर रहा हूँ, इन दोनों का रिलेशनशिप चेक कर रहा हूँ, बट इंटेलिजेंस भी तो इसको इन्फ्लुएंस करेंगी, दोनों को इन्फ्लुएंस करती है इंटेलिजेंस ही, एंजाइटी को भी इन्फ्लुएंस करती है और एकेडमिक अचीवमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। एंड देयरफॉर इंटेलिजेंस नीड टू बी कंट्रोल्ड। तो तीन वेरिएबल हमारे पास आ गए, एकेडमिक अचीवमेंट, एंजाइटी एंड intelligence. The researcher is interested in finding the correlation between academic achievement A, anxiety B, after removing the effect of intelligence. ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन, कि हमने दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करना है, थर्ड वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा है उसकी रिलेशनशिप, जो दोनों वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको रिमूव करके, उसके इफेक्ट को रिमूव करके, उसको ही पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। The partial correlation between academic achievement and anxiety controlling for intelligence is written as। अगर ये फॉर्मूला हम लिखते हैं कि कैसे हम पार्शियल कोरिलेशन को लिख सकते हैं,
तो वो होता है कि ए क्या है, आर, हम उसको कॉरिलेशन, आर कॉरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। ए और बी कौन सा हो गया हमारा, एंजाइटी, एंड बी हो गया एकेडमिक अचीवमेंट, एंड डॉट सी, सी हो गया हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल, ठीक है, जो कि इंटेलिजेंस है। दिस इज read as the correlation between academic achievement and anxiety controlling for intelligence। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, to calculate partial correlation the researcher must collect data on all three variables। जब भी हमें इस तरह का हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि भाई इन दोनों वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, तो हम तीनों का डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे हम पीछे इंटेलिजेंस की आईक्यू भी हम मेजर करेंगे, भाई एंजाइटी तो हम मेजर कर ही रहे हैं, एकेडमिक अचीवमेंट भी हम मेजर कर रहे हैं, अब थर्ड वेरिएबल में हम उनका इंटेलिजेंस भी मेजर करेंगे। ठीक है, एंजाइटी, एकेडमिक अचीवमेंट और इंटेलिजेंस, तीनों ही हमें मेजर करने हैं। द कंप्यूटेशन फॉर्मूला ऑफ पार्शियल कॉरिलेशन। अब पार्शियल कॉरिलेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे कि ए हमारा एंजाइटी है, बी एकेडमिक अचीवमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ इंटेलिजेंस, इसको जब हम मेजर करेंगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ए सी एंड 1 माइनस आर स्क्वायर बी सी, where RAB is the correlation between academic achievement and anxiety, RAC correlation between academic achievement and intelligence, and RBC is the correlation between anxiety and intelligence। ठीक है, तीनों के बीच का हमें correlation कैलकुलेट करना है पहले, तब हम पार्शियल correlation कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ रहे हैं। जी मैम। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, उसी का डाटा हमने कहा था ना कि 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का हम डाटा कलेक्ट करेंगे, राइट। उसमें से हमने 10 सब्जेक्ट लिए, 10 सब्जेक्ट का जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो एकेडमिक अचीवमेंट का हमने डाटा लिया, एंजाइटी हमने उनकी मेजर की और इंटेलिजेंस मेजर किया। ठीक है, सब्जेक्ट एक का एकेडमिक अचीवमेंट 15, एंजाइटी 6 एंड इंटेलिजेंस लेवल 25। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों वेरिएबल्स के थ्रू 10 सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, ए फॉर एकेडमिक, ए हमारा एकेडमिक अचीवमेंट हुआ, बी इंटेलिजेंस हुआ, एंड सी वेरिएबल सॉरी बी एंजाइटी एंड सी वेरिएबल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमने इससे इसको डिनोट किया। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पियर्सन कॉरिलेशन, जो हम आगे बात कर रहे थे ना, ये वाला जो हम फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, आर ए बी आर ए सी आर बी सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पियर्सन कॉरिलेशन। पार्शियल कॉरिलेशन निकालने के लिए पहले हमें पियर्सन कॉरिलेशन निकालने की नीड होगी। ठीक है, तो यूजिंग पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑन द अबव डाटा द फॉलोइंग कोरिलेशन आर ऑब्टेन्ड। किस किस के बीच में हम कोरिलेशन चेक करेंगे, आर ए बी मीन्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी। ठीक है, अब इसको हम तीनों के ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, आर ए बी भी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आर ए सी कैलकुलेट करेंगे और हम आर बी सी कैलकुलेट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले हम एकेडमिक अचीवमेंट, एंजाइटी और इंटेलिजेंस, इनका हम मीन कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द मीन ऑफ ईच वेरिएबल। अब मीन कैसे कैलकुलेट होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ए डिवाइडेड बाय अपॉन नंबर ऑफ एन। आइटम्स। ठीक है, अगर हम जी। कैलकुलेट करें एकेडमिक अचीवमेंट का टोटल अगर हम करते हैं तो ये आता है 153 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो 15.3, राइट। जी। एंजाइटी का भी अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो सम बी अपॉन एन, ये होता है 48 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 4.8। इसी तरीके से हमें किसका करना है, इंटेलिजेंस का। ठीक है, इंटेलिजेंस जी का भी सम ऑफ सी अपॉन एन। अब ये टोटल कितना होगा, टोटल करूं मैम? इंटेलिजेंस का टोटल करो। एक मिनट में कर रहा हूँ। मैम मैसेज कर रही हूँ आपको। जी, हाँ, ग्रुप में ही मैसेज आया है, आप एक बार देख लो क्या कह रहे अच्छा हैं। ठीक है, आप इसको वो करो, टोटल करो। करो। हाँ, कर रहा हूँ।
258 258 258 डिवाइडेड बाय 10 तो सही 58 होते डिवाइडेड बाय 25.8 10, हाँ 24.8 25.8। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ठीक है, इस तरीके से हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे सारे वेरिएबल्स का। अब मीन ठीक है मैम। कैलकुलेट करने के बाद हमें इसका डेविएशन कैलकुलेट करना है, फाइंड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, हर एक वेरिएबल जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उसमें a माइनस ए बार b माइनस बी बार, ये कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट हम एकेडमिक अचीवमेंट में ही हम देख रहे हैं, तो एकेडमिक अचीवमेंट में फर्स्ट सब्जेक्ट के हमारे मार्क्स आए हैं 15। ठीक है, जी तो a माइनस ए बार 15 माइनस ए बार कितना आया है हमारा, ए का मीन कितना आया 15.3, 0.3। ऐसे ही सेकंड में हमें सेकंड का कितना है 18, 18 माइनस 15.3। इस तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट्स का ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी को ठीक है, स्टैंडर्ड एक एक डेविएशन कहते हैं ना। इसको नहीं, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ डेविएशन ही निकाल रहे हैं ना हम। ये हम डेविएशन फाइंड। कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ। हाँ हाँ ठीक, यही फंसा था मैं कल इसी जाके। तरी इसी तरीके से हम 10 सब्जेक्ट्स का कैलकुलेट करेंगे, इसमें एकेडमिक अचीवमेंट में भी और एंजाइटी में भी। जी ठीक है। ठीक है, जी ये जी कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट जी। रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर ईच सब्जेक्ट कैलकुलेट, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, जैसे a माइनस ए बार स्क्वायर, b माइनस बी बार स्क्वायर, हम्म हम्म उनका टोटल करेंगे। हम्म भाई हमारे पास सारों का, अब जैसे हमने कहा ना कि डेविएशन हमारे पास एक एक का हमने निकाला उसको टोटल करेंगे, बी का हमने निकाला उसको टोटल करेंगे, फिर उनको उनका जो टोटल आता है उसको सम करेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। और ये इसका अलग अलग स्क्वायर। अब हमें जो आर ए बी का हमारा जो फॉर्मूला हम देख रहे थे, हाँ, उसमें हमें ये सारी वैल्यू पुट करनी है अपनी। ठीक है, का फॉर्मूला था ना, सम ऑफ ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ, डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हाँ डेविएशन की स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, ठीक है, एंड तो सम ये ऑफ ये। जितने नंबर ऑफ टाइम्स होगा, ये तो सी भी हो सकता है डी भी, तो फिर नीचे भी सी का स्क्वायर डी का स्क्वायर लेंगे। एक मिनट, सी का स्क्वायर डी का नहीं, ये हमें सिर्फ ए और बी का कैलकुलेट करना है। अच्छा सी का नहीं लेना। नहीं, सी का नहीं कैलकुलेट करना, ये हमारे ठीक जो है दो वेरिएबल है सिर्फ उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी हम्म -0.369। जब हम इसको अपनी सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे हम्म पास ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम्म हम कोरिलेशन देखते हैं, आर ए बी के बीच में वैल्यू हमारी इस तरीके से आई, फिर हम इसी तरीके से आर ए सी का कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से आर बी सी का। देखो, जैसे हमने यहाँ पर आर ए बी का कैलकुलेट किया ना, अगर हमें हम्म इसका कैलकुलेट करना है, एक मिनट, आर ए सी, हम्म आर ए सी का हमें कैलकुलेट करना है, तो आर ए सी में हमारा आएगा सम ऑफ ए माइनस ए बार सी माइनस सी बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ ए माइनस ए बार का जो डेविएशन हमने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर, और सी माइनस सी बार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम आर ए सी के बीच का पार्शियल कोरिलेशन निकालने के लिए, जब हम ए और सी के बीच का सॉरी पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालेंगे। फिर अगर हमें आर बी सी क्या था हमारा, एंजाइटी, और सी था हमारा इंटेलिजेंस, जब इसके बीच का कोरिलेशन निकालना है तब हम फॉर्मूला करेंगे बी माइनस बी बार सी माइनस सी बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ, एक मिनट, सम ऑफ बी माइनस बी बार का स्क्वायर एट सम ऑफ सी माइनस सी बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास आर ए बी
आएगा, मतलब कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड सी एंड कोरिलेशन बिटवीन बी एंड सी। ये वैल्यू इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल कर आएगी। समझ आया? जी मैम। ये समझ आया, क्लियर हुआ? सिर्फ जी यहाँ पर मैंने एक के थ्रू इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। बट हमें तीनों का अलग अलग, तीनों कोरिलेशन अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है। आरएसी का बीच वही आपका कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक एंड अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस के बीच कोरिलेशन आता है 0.918। एंजाइटी और इंटेलिजेंस आरबीसी के बीच कोरिलेशन आता है 0.2545। ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू अपने पास आ गई है। अब हम फाइनल जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। आरएबी की वैल्यू -0.369 माइनस आरएसी मल्टीप्लाई आरबीसी। ठीक है। अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर ए सी, जो हमारा आर ए सी आया कोरिलेशन बिटवीन ए एंड सी, उसका हमने स्क्वायर किया, और बीसी का जो कोरिलेशन आया उसको हमने स्क्वायर स्क्वायर किया, कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। तो हमारा कोरिलेशन जो पार्शियल कोरिलेशन आया वो आता है -0.365। समझ आया कैसे कैलकुलेट किया गया पूरा? जी जी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? हम्म, नहीं मैम। ठीक है। तो ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट हुआ है। जी अब अगेन इसका वही कि कैसे जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन आया उसको कैसे हम सिग्निफिकेंस हम टेस्ट करेंगे पार्शियल कोरिलेशन को। ठीक है। सबसे पहले वही कि हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिनोट्स द पॉपुलेशन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें हम टेस्ट करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ठीक है। यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज कंप्यूटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अब टी का हम ये कैलकुलेट करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसके बेसिस पर हम अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है उसको, अगेन वही प्रोसेस होता है कि टेबल वैल्यू से हम उसको चेक करते हैं। अब टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आरपी। आरपी क्या है? ये है आपका पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एन माइनस वी अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर पी। अगर हम सारी वैल्यूज को देखें तो आरपी होता है सैंपल पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया। एन होता है सैंपल साइज। वी होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द एनालिसिस। अगर हम पिछला एग्जांपल अपना देखें तो हमने 3 वेरिएबल लिए थे। ठीक है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ा अलग होता है। डीएफ इक्वल्स टू एन माइनस वी। डी एन कितना है? 10, और वी कितना है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारा 3, तो डीएफ अपना आता है 7। ये डीएफ की वैल्यू कैलकुलेट होती है। जितने भी वेरिएबल हम उसमें लेते हैं उसको माइनस करते हैं टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। ठीक है। अब अपने पास जितनी वैल्यू है वो पुट करेंगे हम टी वाले फॉर्मूले में। तो टी की वैल्यू हमारे पास आती है 0.992, या इसको हम 0.992। ठीक है। ये वैल्यू हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेट होती है। अब हमने क्या करना है, इस टी की वैल्यू को कंपेयर करना है जो टेबल वैल्यू होती है उसके साथ। ठीक है। The test is conducted in DF7. From the T distribution table, the critical value at 0.05 level is 2.36। अब कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह की टेबल होती है जो आपको हर स्टेटिस्टिक्स की बुक में पीछे मिली होती है। अब हमने किस पे चेक करना है? DF7 पे हमें चेक करना है, और हम कितने लेवल पे हमने चेक करना है? 0.05 लेवल पर। तो हमारी टेबल की वैल्यू आती है 2.36। अब 2.36 को हम कंपेयर करेंगे जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 1.69। सिंस द ऑब्टेन्ड वैल्यू 1.69 इज लेस देन 2.36, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है क्योंकि हमारी जो ऑब्टेन्ड टी वैल्यू आई है वो छोटी है टेबल वैल्यू से। The partial correlation is not statistically significant. There is no evidence of non-zero partial correlation in the population. Null hypothesis यही कहती है कि कोई भी correlation नहीं है दो वेरिएबल के बीच में। ये जो हम जो पार्शियल कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो
स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं मैम। ये समझ आया पार्शियल कोरिलेशन? जी। ठीक है, जो आपका कोरिलेशन से अलग एक नए हम ऊपर स्टेप पे जाते हैं जिसको रिग्रेशन कहते हैं। अभी तक हम सिर्फ रिलेशनशिप चेक कर रहे थे, बट अब हम चेक करेंगे कि जो रिलेशनशिप है और जो वैल्यू आ रही है हमारे वेरिएबल्स की, वो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को कितना प्रिडिक्ट कर रही है। अब हम उनका प्रिडिक्शन चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका लीनियर रिग्रेशन। अब रिग्रेशन को अगर हम देखें तो रिग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक लीनियर रिग्रेशन होता है और एक होता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रिग्रेशन को समझें तो रिग्रेशन एनालिसिस गॉन वन स्टेप बियॉन्ड कोरिलेशन इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. While correlation tells us the degree and direction of association between variable, regression enables us to predict the value of one variable from the other. कोरिलेशन में हम सिंपली एसोसिएशन की डिग्री और उसका डायरेक्शन देखते थे, बट रिग्रेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, उनका प्रिडिक्शन भी हम चेक करते हैं। In regression, an equation is developed that describe the relationship between two variables such that, देखो कैसे हम देखते हैं, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास x है, एक वेरिएबल हमारे पास y है। इफ द वैल्यू ऑफ x इज नॉन, वी कैन प्रिडिक्ट y। अगर हमारे पास x की वैल्यू होती है तो हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें y की वैल्यू पता होती है तो हम x की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एक वैल्यू अगर हमें पता होती है तो हम दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन जो होती है वो रिग्रेशन एनालिसिस में होती है। And this predictive relationship is expressed mathematically through a regression equation. ठीक है, अब रिग्रेशन इक्वेशन भी हम देखेंगे। इसमें एक आता है आपका रिग्रेशन लाइन और स्कैटर प्लॉट। हम कब रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, जब हमारा एक्स और वाई दो वेरिएबल हमारे, जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप आता है वो लीनियर रिलेशनशिप आता है। इस तरीके से हमें रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, तब हम रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। When data on two variables x and y are plotted on a graph, each paired observation appear as a point, forming a scatter plot. As you have learned earlier, these points are usually scattered around a general trend. आगे हम देखेंगे किस तरीके से हमें ये स्कैटर प्लॉट, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, हमें इस परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है दोनों वेरिएबल का जब हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। इस तरीके से ये जा रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। To summarize this trend, we draw a straight line that the best represent the entire set of data points. This is called as the regression line. जो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जब हम दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो हमें रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले ये अजम्पशंस होती है रिग्रेशन की कि हमें दोनों वेरिएबल का एक रिलेशनशिप में एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जिसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इधर भी हमारा डाटा है और इधर भी डाटा है। अगर हमारा डाटा ऐसे स्कैटर रहता है, इस तरीके से स्कैटर रहता है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो तब हम रिग्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे। The regression line represent the average relationship between x and y, minimizing the overall prediction error. ठीक है, अगर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलती है तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप एवरेज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, और जो प्रिडिक्शन एरर होती है, जो एरर होती है उसको वो मिनिमाइज करती है। एंड प्रोवाइड द बेस्ट लीनियर एस्टिमेट्स ऑफ वाई फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है तो हम उसकी वजह से उसके वैल्यू के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। अब रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम उसको दोनों वेरिएबल की जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्शन हम देख रहे हैं, उसको मैथमेटिकली एक इक्वेशन के थ्रू डिराइव किया गया है।
ठीक है, जिसको रिग्रेशन इक्वेशन कहा जाता है। द इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड द रिग्रेशन इक्वेशन एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बट इन रिग्रेशन इसको हम अलग नाम से अलग उससे हम बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं क्राइटेरियन वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं प्रिडिक्टिव वेरिएबल। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमेशा दो तरह का वेरिएबल होता है, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है जिसका इफेक्ट हम डीवी पर चेक करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी का इफेक्ट हम किस पर देख रहे हैं, ये देखो हम एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर एंजाइटी बढ़ती है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस घटती है या बढ़ती है। तो जिस वेरिएबल का इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पर देखते हैं वो वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस वेरिएबल पर हम इफेक्ट चेक करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक थर्ड वेरिएबल होता है जिसको मैंने अभी बताया कंट्रोलिंग वेरिएबल। जो थर्ड वेरिएबल इन दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है और जिसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक एंजाइटी है, एंजाइटी का इफेक्ट हम एकेडमिक परफॉर्मेंस पर देख रहे हैं। अब इंटेलिजेंस है, अब इंटेलिजेंस भी इन दोनों की रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, कंट्रोलिंग वेरिएबल है, हमको इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर वेरिएबल कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल कहते हैं। अब ए क्या होता है, ए होता है इंटरसेप्ट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज जीरो। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो होती है, मींस कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या जो प्रिडिक्टर वेरिएबल उसकी वैल्यू जीरो होती है, तब फाई की वैल्यू कितनी होगी वो इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। बी होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर हम बी, जो बी है जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट हम बोलते हैं, वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप की, जो ए और बी के बीच में जो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। द अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। अगर वाई में जो चेंजेस हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम क्राइटेरियन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आए हैं उसका वन यूनिट चेंज आता है आपका एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स, तो ये सब बताता है हमारा स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि दोनों वेरिएबल का जो रिलेशनशिप आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और दोनों वेरिएबल में अगर हम एक वेरिएबल की वाई की अमाउंट में चेंज कर रहे हैं तो उससे वन यूनिट चेंज आता है एक्स वेरिएबल में, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर है, कोई डाउट है विजेंद्र? नो मैम ठीक है, भूल समझ जाता आ हूँ रहा है? म्यूट। हाँ हाँ, म्यूट को अनम्यूट करना। ओके ओके ओके। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग रिग्रेशन लाइन, कि कब कब हम रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं, जो रिग्रेशन लाइन जो लीनियर लाइन हम देख रहे हैं उसको कब हम यूज कर सकते हैं। तो फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड व्हेन यूजिंग रिग्रेशन फॉर प्रेडिक्शन। फर्स्ट, रिग्रेशन लाइन शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द कोरिलेशन इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब पहले अगर हम कोरिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं, तो ये कंपल्सरी होता है रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए कि जो कोरिलेशन आ रहा है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद ही हम रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इफ द कोरिलेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट देन रिग्रेशन ब्रेन प्रिडिक्शन इज इनअप्रोप्रिएट।
प्रिडिक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्जर्व्ड रेंज ऑफ डाटा। ऑब्जर्व्ड रेंज ऑफ डाटा क्या होता है कि अगर हमारा जो डाटा रेंज है वो 10 to 16 है, हमने जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 10 to 16 का हमने रेंज में लिया, पर हम क्या कह रहे हैं प्रिडिक्शन फॉर वैल्यू सच एज 400, और हम किसका प्रिडिक्शन दे रहे हैं 400 का, तो वो इनवैलिड होगा। मीन्स जो भी हमारा डाटा रेंज है हमें उससे ही प्रिडिक्शन करना है। Do not apply a regression equation derived from one population to another population। अगर हमने एक पॉपुलेशन पर जब डाटा कलेक्ट किया, एक पॉपुलेशन के सैंपल से जब डाटा कलेक्ट किया, तो उसका जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा उसको हम दूसरी पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस है रिग्रेशन लाइंस को या रिग्रेशन को यूज करने की। जो हम अभी पढ़ रहे थे रिग्रेशन कोफिशिएंट या जिसको स्लोप भी कहा था, उसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू एस वाई अपॉन एस एक्स। एस वाई क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, वाई क्या था यहाँ पर, क्राइटेरियन वेरिएबल, और एक्स क्या था यहाँ पर, प्रिडिक्टर वेरिएबल। ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड करें तो हमें यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक फॉर्मूला के एग्जांपल के उससे हम समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट्स का हमने डाटा कलेक्ट किया। अगर हम सम ऑफ, पहले हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स, जो एक्स डाटा है उसका सम करना है, वो हमारे पास आता है 21। वाई का सम करना है, वो आता है हमारे पास 7। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, सम एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 115। सम वाई का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आएगी 14, और एन कितना है 5। ठीक है, हमें ये सारी चीजें कैलकुलेट करके रखनी है अपने डाटा की। अब इसको करना है फॉर्मूले में पुट। कैलकुलेट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स मल्टीप्लाई सम वाई, एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये सम एक्स स्क्वायर माइनस सम वाई स्क्वायर। ठीक है, एन कितना है 5। अगर हम सम, हमने एक्स वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, एक मिनट, कितना आया ये, सम एक्स वाई, अच्छा 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 आएगा। जी, हाँ, 147 ही आएगा। जी। फिर यहाँ सम एक्स, अच्छा एक मिनट एक मिनट, इन्होंने क्या किया, 4 6 4 5 8 0 5 0 0 आएगा ना। 0 आएगा। 10 14, हाँ इसका सम किया 14, है इन्होंने, ओके। दोनों का मल्टीप्लाई जी, किया और फिर उसका सम किया, जी, तो जी, ये हुआ सम एक्स वाई इक्वल्स टू 14। जी। ये 21 मल्टीप्लाई 7, 21 क्या हुँ, था हमारा, एक्स का टोटल था और ये वाई का टोटल था। ठीक है, इसको जी। कैलकुलेट किया, माइनस 77 डिवाइडेड बाय 134, ठीक है। है ना। जी, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 0.575 माइनस में। माइनस में। ठीक है, हुँ, अब ये हुँ, हमने बी कैलकुलेट किया, इसी तरीके से हम अल्फा भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला है सम वाई माइनस बी सम एक्स अपॉन एन, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ये बी का, जी, ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और और ये वो अल्फा, अल्फा, अल्फा क्या था, इंटरसेप्ट। ठीक है। ठीक है,
अल्फा क्या था? इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इंटरसेप्ट हमारा आता है 3.81। और हमारी वो क्या थी इक्वेशन, अगर हम देखें, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये थी ना? जी। ठीक है। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू, एक मिनट, तो वही बात पड़ेगी मैम, हाँ चाहे वही उसको। होगा ना, हम्म। उधर कर लो चाहे, हाँ तो ये थ्री हम्म। पॉइंट एट वन प्लस 0.575 और x ये मा- आएगा माइनस में, वो माइनस इसलिए इधर में। कर दिया इन्होंने क्योंकि ये ठीक। माइनस में था। जी 10 इसलिए। ठीक है। तो ये आ ये जाएगा इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन मिलेगी अपने डाटा की। 3.81 माइनस 0.5, वही बढ़िया मैम, वही जो बात है। जो ये, हाँ जो ये हाँ वो इक्वेशन, समझ गए। इस इक्वेशन को हमने मैथमेटिकली अपने डाटा के थ्रू यहाँ पर ये किया, अब हमारे पास 0.75, ये इक्वेशन बन के आई है पूरी। 3.235। हाँ, this equation represents the best fitting straight line for predicting value of y from x within the observed data range. ठीक है। और ये अगर हम इक्वेशन चेक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, एसपीएसएस में, अगर हम पूरा डाटा डालकर चेक करते हैं तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिला, स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देती है जिसको हम बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और उसका डाटा जो होता है हमारा, वो इस तरीके से इस लाइन के चारों तरफ होता है, ऐसे एक स्ट्रेट फॉर्म में हमें जाता हुआ दिखाई देता है ऐसे। ठीक है। ठीक है। इसको ही हम बेस्ट स्ट्रेट फिट लाइन बोलते हैं कि हमारा डाटा जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है हमारे डाटा में। मैम हाँ जी। जैसे इसमें ना जो स्ट्रेट लाइन के चारों ओर छोटे छोटे डॉट्स दिखा रखे हैं, इमेज में भी आपने भी हाँ, वही दिखाए हैं। वो डॉट्स ही तो डाटा होता है। वो डॉट्स डाटा है, तो मैम ये फिर लीनियर कैसे है? देखो, जब हम देखते हैं ना, जब आप एसपीएसएस पे अपने सॉफ्टवेयर पे अपना डाटा देखोगे, अच्छा। वो ओके आपको ओके। ग्राफ में इस तरीके से दिखाई देता है ऐसे। अच्छा ठीक। वो हमें डाटा दिखाई देता है, अब हम उसको अच्छा ऑब्जर्व करते हैं कि वो हमें एक स्ट्रेट लाइन पे दिखाई दे रहा है ऐसे। अच्छा ठीक है ठीक। ये हम्म। अगर वो डाटा बहुत स्लोप बनाते हुए जा रहा है। स्कैटर्ड होता है, हाँ स्लोप बनाते हुए जा रहा है। अगर ठीक है, डाटा बहुत इमेजिनेशन स्कैटर्ड है। होता है, इस तरीके से डाटा होता है, बहुत फैला हुआ डाटा होता है, तो दैट मीन्स हम्म। वो लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहा। आप इस डाटा में ठीक है। कुछ देख सकते हो कि क्या जी लीनियर जी। जा रहा है? नहीं देख सकते हो ना। नहीं वो कहता है कि नहीं। अगर हमारा एक्स वेरिएबल इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो हम उसकी वजह से वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये है रिग्रेशन, ठीक है। ये लीनियर कुछ रिग्रेशन। समझ आया? जी जी, ये कुछ वैसा है जो गैलेक्सी के कॉन्स्टलेशंस को हम एक इमेज मान लेते हैं, पोलर बियर, वो सप्तऋषि, उस टाइप का कुछ वैसा ही को मानना है इसको। नहीं, ये ना अभी आपको इसमें ही दिख रहा है, जब आप डाटा डालोगे, अपना डाटा डाल के सॉफ्टवेयर में देखते हो, इस तरीके का ही आता है, बस हमें वो एनालाइज करना है, हमें एक तरीके से वो देखना है कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये इसको पॉजिटिव मानेंगे ना, अपवर्ड है। हाँ, इसको पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव मानेंगे। ठीक। ठीक है, ये समझ आया? जी इक्वेशन समझ आई, कैसे जी कैलकुलेट करना है ये समझ आया? जी अब देखो, इसमें भी दो तरीके से हम मैंने अभी बताया ना कि रिग्रेशन को हम दो तरीके से समझते हैं, लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है। जी। अगर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन कब हम अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल होता है। ठीक है। मल्टीपल कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास एक मिनट, जैसे हमने यहाँ पर कहा ना कि ये जो हमारी इक्वेशन है कि भाई जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो सिंगल है, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी सिंगल है, तब हम लीनियर लगाते हैं। बट अगर हमारे पास इसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, जैसे, और इसकी हम क्या लेके चलते हैं, इसमें हमने लिया एंजाइटी, एक वेरिएबल हमने एंजाइटी लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक वेरिएबल लिया हमने आर ऑफ स्टडी, और उसका हम इफेक्ट या रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस अचीवमेंट। पर। तो जी हमारे पास दो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गई है, और ये। जी। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर हमें बनानी है, आगे भी हम पढ़ेंगे मल्टीपल रिग्रेशन, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, a प्लस b1 x1
प्लस B2 X2। ठीक है, एक वेरिएबल ये आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल ये आ गया। ये होता है मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हुआ। अब इसके जी अंदर ही अगर हम समझे, एक होता है रेजिडुअल। रेजिडुअल क्या होती है? एरर्स होती है। ठीक है। और पार्शियल कोरिलेशन जो हमने कैलकुलेट किया, तो रेजिडुअल और पार्शियल कोरिलेशन के बीच का क्या रिलेशनशिप है? हम पहले यहाँ पार्शियल कोरिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं और थर्ड वेरिएबल को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, अब रेजिडुअल क्या है? इन रिग्रेशन एनालिसिस द एरर टर्म ई represent the difference between the observed value and the predictive value of a variable। एरर टर्म क्या होता है, रेजिडुअल क्या होती है? ये हमें डिफरेंस दिखाती है कि जो हमने ऑब्जर्व वैल्यू अपने पास है और जो हम वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस आता है। ठीक जैसे है। E1 रेजिडुअल या एरर टर्म 1, रेजिडुअल्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस। जब हमने इंटेलिजेंस को रिमूव किया, इंटेलिजेंस क्या था हमारे पास? पार्शियल कोरिलेशन में कंट्रोलिंग वेरिएबल था। ठीक है, जी इंटेलिजेंस को रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट का जो, उसको रिमूव करने के बाद जो रिलेशनशिप आता है वो रेजिडुअल्स है, वो E1 है। E2 residuals of anxiety after removing the influence of intelligence. These residual represent the remaining unexplaining variance in each variable once the linear effect of intelligence has been statistically removed। कि अगर हम इंटेलिजेंस को के इन्फ्लुएंस को हटा दे रहे हैं, अपने जो हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल उसको हम हटा दे रहे हैं, तो उसके बाद जो रिमेनिंग होता है, जो अनएक्सप्लेनिंग वेरिएंस होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको रेजिडुअल कहा जाता है, ठीक है। एरर कहा जाता है। इवन रिफ्लेक्ट द वेरिएंस इन एकेडमिक अचीवमेंट नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलिजेंस। हमने कहा ना कि भाई थर्ड वेरिएबल इफेक्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट मीन्स उसका भी कोई रोल है। अब अगर हमने उसको ही रिमूव कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो वेरिएंस डिफरेंस बचा है, आएगा। कुछ ना जी कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो जी उसको रेजिडुअल कहा जाता है। ठीक है। E2 reflects the variance in anxiety not explained by intelligence। ठीक है, तो ये रेजिडुअल है और ये पार्शियल कोरिलेशन। रेजिडुअल और पार्शियल कोरिलेशन में क्या रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, रेजिडुअल आता ही किसकी वजह से है? जब हम थर्ड वेरिएबल कंट्रोलिंग वेरिएबल के इफेक्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसका जो जो एक बोलते हैं ना कि जो हिडन जो इफेक्ट रह जाता है, ठीक है, जहां तक हम हाँ पहुंच ही नहीं एरर टाइप। पाते, रेजिडुअल, हाँ, वो एरर हो जाती है। ठीक ठीक है, है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? जी नहीं मैम। ये समझ आया लीनियर रिग्रेशन? जी जी। अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यूनिट ओके, तो कल हमने लीनियर रिग्रेशन हमने कवर किया था और हमने कवर किया था पार्शियल कोरिलेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट कोरिलेशन, या जिसको सेमी पार्शियल कोरिलेशन भी बोला जाता है, RSP। अब कल हमने पढ़ा पार्शियल कोरिलेशन, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट कोरिलेशन या सेमी पार्शियल कोरिलेशन। ये होता क्या है? पार्ट कोरिलेशन ऑल्सो नोन एज सेमी पार्शियल कोरिलेशन is the correlation between two variable after removing the effect of a third variable from only one of them। पार्शियल में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम दो वेरिएबल ले रहे हैं और थर्ड वेरिएबल उसके रिलेशन को इफेक्ट करता है, हम थर्ड वेरिएबल का जो इफेक्ट रिमूव करते हैं वो दोनों वेरिएबल से रिमूव करते हैं। ठीक है, बट पार्ट कोरिलेशन या सेमी पार्शियल कोरिलेशन में क्या क्या होता है कि जो थर्ड वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ हम एक वेरिएबल से ही रिमूव करते हैं। जैसे हमने दो वेरिएबल हमने लिए A और B। ठीक है, अब इन दोनों वेरिएबल की कोरिलेशन पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो C दोनों को इफेक्ट कर रहा है।
ठीक है, दोनों की कोरिलेशन पर इफेक्ट कर रहा है। हमने ए से भी रिमूव किया था, हमने बी से भी रिमूव किया था, वो था पार्शियल कोरिलेशन, जब हम दोनों वेरिएबल से रिमूव कर रहे हैं। बट सेमी पार्शियल में क्या होता है कि सिर्फ या तो हम ए से उस इफेक्ट को रिमूव करेंगे या हम बी से उस इफेक्ट को रिमूव करेंगे, दोनों से हम उसी के इफेक्ट को रिमूव नहीं करते हैं। In partial correlation, the effect of third variable C is removed from both variable A and B. In semi partial correlation, अब देखो दोनों को लिखने का तरीका भी अलग होता है। कल हमने जो पार्शियल कोरिलेशन पढ़ा था, हमने उसको कैसे लिखा था? आर ए बी डॉट सी मल्टीप्लाई सी। दैट मीन्स कि ए और बी पर किसका इफेक्ट आ रहा है? सी का इफेक्ट आ रहा है। बट हम सेमी पार्शियल कोरिलेशन को कैसे लिखते हैं? आर ए बी डॉट सी। दैट मीन्स कि सिर्फ इससे ही हम इफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल से हम इफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल से हम इफेक्ट को रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं सेमी पार्शियल कोरिलेशन। द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल सी इज रिमूव्ड फ्रॉम ओनली वन वेरिएबल, यूजुअली द प्रिडिक्टर। अब एक वेरिएबल इन्होंने प्रिडिक्टर, कल मैंने बताया था ना कि हम प्रिडिक्टर किसको लेते हैं? प्रिडिक्टर लेते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इन रिग्रेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्टर कहा जाता है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन कहा जाता है। तो एक प्रिडिक्टर वेरिएबल से थर्ड वेरिएबल के इफेक्ट को रिमूव किया जाता है, दोनों से नहीं किया जाता। वो होता है सेमी पार्शियल या पार्ट कोरिलेशन। Thus, semi-partial correlation measure the unique contribution of one variable to another. अगर हम डिफरेंस देखें अगेन वही कि पार्शियल कोरिलेशन में क्या था? सी, दो वेरिएबल थे अपने पास, ए और बी। तो सी को जो थर्ड वेरिएबल था ए से रिमूव किया गया और बी से भी रिमूव किया गया। बट इन सेमी पार्शियल कोरिलेशन जो सी वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल है सी, जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था, उसको रिमूव वेरिएबल ए से रिमूव नहीं किया गया। किससे रिमूव किया गया? वेरिएबल बी से रिमूव किया गया। ठीक है, कि दोनों में से हम उसके इफेक्ट को एक वेरिएबल से ही, उसके जो इफेक्ट पड़ रहा है तो उस इफेक्ट को एक ही वेरिएबल से हम रिमूव करते हैं, दोनों वेरिएबल से उसके इफेक्ट को रिमूव नहीं किया जाता है। वो होता है आपका सेमी पार्शियल कोरिलेशन। फॉर्मूला फॉर सेमी पार्शियल कोरिलेशन: आर ए बी डॉट सी आर ए बी माइनस आर ए सी आर बी सी अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर बी सी। ये फॉर्मूला आएगा आपका सेमी पार्शियल कोरिलेशन का। ठीक है, अब आर ए बी डॉट सी, अगेन वही सेमी पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ए विद बी आफ्टर रिमूविंग द लीनियर इफेक्ट ऑफ सी फ्रॉम बी। किससे रिमूव कर रहे हैं हम लीनियर इफेक्ट? जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बी से रिमूव कर रहे हैं। RAB पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ये सारा वही है जो हमने पहले पार्शियल कोरिलेशन में कैलकुलेट किया था। जैसे हमने वहां पर RAB कैलकुलेट किया था, RAC कैलकुलेट किया था, RBC कैलकुलेट किया था। वहां पर भी हमारे पास 3 वेरिएबल थे और तीनों वेरिएबल में हमने पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट किया था। पार्शियल कोरिलेशन AB, सॉरी पियर्सन कोरिलेशन AB, पियर्सन कोरिलेशन BC एंड पियर्सन कोरिलेशन AC। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी तीनों के बीच का कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। वो हमने पहले जब हमने पार्शियल कोरिलेशन कल की क्लास में स्टडी किया था, हमने उसमें देखा था कि पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मीन के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तब जाके हम इस पियर्सन कोरिलेशन के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ, अगेन हम यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक हमारा वेरिएबल हो गया एकेडमिक अचीवमेंट 1, दूसरा वेरिएबल हो गया एंजाइटी और थर्ड वेरिएबल हो गया सी। अब हम अगर एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी के बीच हम रिलेशन कैलकुलेट करना है, बट इंटेलिजेंस भी इनके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया तो RAB का बीच का कोरिलेशन आया -0.369, 0.918 और -0.245। ये जो हमने कल कैलकुलेट किया था ये वही वैल्यू है जो वैल्यूज जो एग्जांपल हमने पार्शियल कोरिलेशन में से कैलकुलेट किया था। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है सेमी पार्शियल कोरिलेशन। तो सेमी पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन बिटवीन AB
Pearson correlation between AC and Pearson correlation between BC अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर BC। RAB का वैल्यू हम रखेंगे -0.639 माइनस RAC का वैल्यू है अपने पास -0.245 मल्टीप्लाई RBC का वैल्यू है अपने पास 0.918 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर पियर्सन कॉरिलेशन बिटवीन बी एंड सी 0.918 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेशन में अपने पास जो सेमी पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो आती है -0.363। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट आता है। कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइंड होता है सेमी पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, ये इसमें सेम वही स्टेप है जो हमने पार्शियल कोरिलेशन में किया था। ठीक है, बस डिफरेंस फॉर्मूला इसका अलग है और सेमी पार्शियल और पार्शियल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट भी अलग है। उसमें सिर्फ हम थर्ड वेरिएबल जो हमारा इंटेलिजेंस है जो इन्फ्लुएंस कर रहा था उसका इफेक्ट हम दोनों से रिमूव करते हैं। वेरिएबल ए से भी रिमूव करते हैं, वेरिएबल बी से भी रिमूव करते हैं और उसको लिखने का तरीका हमारा था ए बी डॉट सी। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, हम एक ही वेरिएबल से उसके इफेक्ट को रिमूव करते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखने का है हमारा ए बी डॉट सी। ठीक है, फॉर्मूला अलग है, प्रोसेस कैलकुलेट करने का सेम है। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन है द सेमी पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एंजाइटी A and academic achievement B after removing the effect of intelligence from academic achievement is 0.363। That means कि अगर हम इंटेलिजेंस का इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट से रिमूव करते हैं, एंजाइटी पर से रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिमूव करने के बाद जो कोरिलेशन आया है, जो सेमी पार्शियल कोरिलेशन जो हमने रिलेशनशिप कैलकुलेट की है वो आता है हमारा -0.636। दिस मीन्स anxiety will show a moderate negative relationship with academic achievement, but this relationship is independent of इंटेलिजेंस। कि इंटेलिजेंस का इस रिलेशनशिप पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उस इफेक्ट को एकेडमिक अचीवमेंट से रिमूव कर दिया है। और दोनों का जो रिलेशन आया है वो आता है मॉडरेट और नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या है कि अगर एंजाइटी बढ़ती है, कि हम कह रहे हैं ना नेगेटिव आया है और मॉडरेट आया है, एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, अगर एंजाइटी बढ़ती है तो एकेडमिक अचीवमेंट हमारा कम होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेमी पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट होके आता है कि अगर हम इंटेलिजेंस के इफेक्ट को किससे रिमूव कर रहे हैं, एकेडमिक इससे एकेडमिक अचीवमेंट से हम रिमूव करते हैं, तो हमारा दोनों का जो कोरिलेशन आता है, सेमी पार्शियल कोरिलेशन आता है, वो नेगेटिव आता है और मॉडरेट आता है। ठीक है, कि रिलेशनशिप दोनों में है, मॉडरेट लेवल का रिलेशनशिप है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एंजाइटी बढ़ेगी तो एकेडमिक अचीवमेंट कम होगा, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ता है तो एंजाइटी कम होती है। ठीक है, ये हमारा सेमी पार्शियल कोरिलेशन आता है। अब अगेन इसको वही हम कि कैसे हम इसको सिग्निफिकेंस हम इसका टेस्ट करते हैं सेमी पार्शियल कोरिलेशन का, जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस बनता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता है। अगर हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा वही कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट correlation between anxiety and academic achievement। ठीक है, ये बना हमारा नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, इसमें नो रिमूव हो जाएगा, इसमें आएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बिटवीन एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अब हमें अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है कि क्या
सिग्निफिकेंट हमारा जो रिलेशनशिप आया है, जो कोरिलेशन आया है, वो सिग्निफिकेंट आया है कि नहीं आया है। अब उसको हम टेस्ट किससे करेंगे? हम उसको टेस्ट करेंगे टी टेस्ट से। टी टेस्ट का फॉर्मूला टी इक्वल्स टू, ये सेम ही फॉर्मूला हमने पार्शियल कोरिलेशन में भी अप्लाई किया था। टी इक्वल्स टू आर एस पी रूट एन माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर एस पी। अब n माइनस पी क्या है? n माइनस पी, n हमारा होता है सैंपल साइज। सैंपल साइज था हमारे पास 10 सब्जेक्ट का, हमने डाटा कलेक्ट किया था। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे हमारे? टोटल 3 थे। और डीएफ हम कैलकुलेट करेंगे n माइनस वी से। आरएसपी क्या है? सैंपल पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, n इक्वल्स टू 10, v इक्वल्स टू 3, डीएफ हम कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, जब हम t के फॉर्मूले में इस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आएगी -1032। ठीक है, हम अगेन जो कल मैंने टी टेबल उसमें अटैच किया था, उस टेबल से हम चेक करेंगे कितने डीएफ पे हम चेक कर रहे हैं। 7 डीएफ पे हम चेक कर रहे हैं, और कितने पे हम चेक कर रहे हैं? अल्फा 0.05 पर चेक कर रहे हैं। तो हमारी जो क्रिटिकल टी वैल्यू आती है वो हमें टेबल वैल्यू मिलती है 2.362। अब हमें देखना है कि जो हमारी टेबल वैल्यू आई, टेबल वैल्यू हमारी कितनी आई? 2.364, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई 1 माइनस 1.032। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? हमारी टेबल वैल्यू ज्यादा है, राइट? तो टेबल वैल्यू है हमारी 2364 इज ग्रेटर देन -1.032। हमारी अब कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है? अब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारी टेबल वैल्यू बड़ी आती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो तब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। नल हाइपोथेसिस क्या था? कि कोई भी कोरिलेशन, जो कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया, जो में जो इनके लिखना। हाँ जी, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, द रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अंडरस्टूड? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Okay, so conclusion, the null hypothesis accepted. The population semi-partial correlation between anxiety and academic achievement is not statistically significant after controlling for इंटेलिजेंस की। अगर हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, किससे कंट्रोल कर रहे हैं? एकेडमिक अचीवमेंट से कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई भी जो रिलेशनशिप हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं आता है। ठीक है, ये है आपका सेमी पार्शियल कोरिलेशन, और जिसको पार्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। अब आपका आता है मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट या मल्टीपल कोरिलेशन। Multiple correlation coefficient represent the degree of relationship between one criterion variable. Criterion variable is also called dependent variable, and two or more predictor variable. IV. ठीक है, अब तक हम जो कोरिलेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लीनियर कोरिलेशन भी देखा, हमने पार्शियल भी देखा, उसमें सिर्फ हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल को पढ़ रहे थे और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पढ़ रहे थे, एक क्राइटेरियन और एक प्रिडिक्टर। बट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन क्राइटेरियन वेरिएबल एंड टू और मोर प्रिडिक्टर वेरिएबल टेकन टुगेदर। जब हमारे पास एक डीवी है जिसको क्राइटेरियन वेरिएबल कहा गया है इन रिग्रेशन, और मल्टीपल मल्टीपल हमारे पास प्रिडिक्टर वेरिएबल है। ठीक है, तब हम मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, एकेडमिक अचीवमेंट, एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब हमने क्या कहा? अगर हम देखते हैं हम किस किस के बीच में रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट, एंजाइटी और इंटेलिजेंस। हम कह रहे हैं कि एंजाइटी, एक वेरिएबल हमारा हो गया एंजाइटी, दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा इंटेलिजेंस ए बी, और इसका हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट के साथ। ठीक है, तो एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, और तीसरा हमारा क्या है? ये है हमारा क्राइटेरियन।
ठीक है, जब हमारे पास दो प्रिडिक्टर वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा प्रिडिक्टर वेरिएबल होते हैं और एक क्राइटेरियन वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तब हम मल्टीपल कोरिलेशन का यूज करते हैं। अब हमारे पास एंजाइटी एक वेरिएबल है जो कि हमारा प्रिडिक्टर है, इंटेलिजेंस भी हमारा प्रिडिक्टर है और एकेडमिक अचीवमेंट हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है। नाउ वी कंप्यूट द मल्टीपल कोरिलेशन। इसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं आर बी डॉट ए सी। बी क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल, और ए सी हमारा क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। This represents the correlation between academic achievement and the combined effect of anxiety and intelligence. हमने कितना डाटा कलेक्ट किया? हमने 10 सब्जेक्ट्स के हमने डाटा कलेक्ट किया, जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट का डाटा हमने लिया, एंजाइटी का डाटा हमने लिया और इंटेलिजेंस, तीन वेरिएबल से वेरिएबल के से हमने डाटा कलेक्ट किया। ओके, नाउ अगेन वही कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी बी और आर सी के बीच का हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आर ए बी एंजाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट का कोरिलेशन, एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट के बीच कोरिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, आर ए सी एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस के बीच का हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने ये पियर्सन कोरिलेशन जो हमने कैलकुलेट किया है, इसका हम करेंगे स्क्वायर। माइनस 0.369 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.163। 0.918 का स्क्वायर करेंगे, अपने पास वैल्यू आएगी 0.843, और 0.245 का स्क्वायर करने से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.063। ठीक है, तो तीनों का जो हमने कोरिलेशन चेक कोरिलेशन हमने निकाला है, अब हम उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ आर स्क्वायर फॉर टू प्रिडिक्टर ए एंड सी प्रिडिक्टिंग बी। द फॉर्मूला इज, अगर हमारे पास दो प्रिडिक्टर हैं, एक प्रिडिक्टर ए और एक प्रिडिक्टर सी, और दोनों मिलकर किसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं? बी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बी डॉट सी बी डॉट ए सी आर स्क्वायर ए बी प्लस आर स्क्वायर सी बी माइनस 2 RAB RCB RAC अपॉन आर स्क्वायर ए सी। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम कैलकुलेट करेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ठीक है, ये हमने अलग अलग किया, इसकी वैल्यू हमने अलग कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू हमने अलग कैलकुलेट की। ठीक है, 0.163 प्लस 0.843 माइनस ए बी माइनस 0.639 0.918 एंड 0.245। ठीक है, जब हम इसके न्यूमरेटर को कैलकुलेट कर रहे हैं पूरा, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.813। अब ऐसे ही हम इसका डिनोमिनेटर हम कैलकुलेट करेंगे, 1 - आर स्क्वायर ए सी की वैल्यू अपने पास है 0.063। ठीक है, तो 1 - 0.063 0 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.940। अब क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर दो वैल्यू अपने पास आ गई, 0.813 अपॉन 0.940। इसको कैलकुलेट करने के बाद अपने पास वैल्यू आती है 0.865। तो ये वैल्यू जो आती है ये होती है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर होता है हमारा मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब हम आर स्क्वायर से हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, पहले क्या हमने कैलकुलेट किया? मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। अब हम आर स्क्वायर, अगर हम आर स्क्वायर की होल रूट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी आर, आर इक्वल्स टू 0.93। ठीक है, ये होता है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये 0.93। यहां तक कोई डाउट?
नहीं मैम। ये क्लियर समझ आ रहा है? जी ओके। मैम। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर को इससे डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है 1 - 1 - आर स्क्वायर इज द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट n-1 एंड डिवाइडेड बाय n-k-1। ठीक है, जो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आता है 1 - r स्क्वायर 0.93। एन है हमारे पास सैंपल साइज अपने पास 10-1 अपॉन 10 माइनस नंबर ऑफ प्रिडिक्टर कितने हैं, कितने वेरिएबल हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे, 2। दो। तो 10-2-1। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.826। 1 - 0.865 10-1। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आई। अब 10-2-1 7। ये हो गया ना 3। तो 10-3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हमारा आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब हम कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, हम एडजस्टेड आर स्क्वायर को कंपेयर करते हैं अपने मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट से। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.826 विच इज स्लाइटली स्मॉलर देन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है आपका मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। दिस रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड एंड इंडिकेट्स कोरिलेशन फॉर सैम्पलिंग बाइस। सैम्पलिंग बाइस क्या होता है कि जब हमारा सैंपल 100% हमारी पॉपुलेशन को या ट्रूली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इफ एडजस्टेड आर स्क्वायर इज स्लाइटली स्मॉलर देन अनएडजस्टेड आर स्क्वायर इट मींस सैम्पलिंग बाइस हैज बीन करेक्टेड फॉर। नोट दैट देयर वाज नो सैम्पलिंग बाइस। सैम्पलिंग बाइस ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल सैम्पलिंग बाइस होती है कि हम अपना अगर हमारा सैंपल थोड़ा भी हमारे सैंपल में थोड़ी भी बाइसनेस आ जाती है, थोड़ी भी इनकरेक्टनेस हमारे सैंपल में आ जाती है, हमारा सैंपल 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। ठीक है, इसको सैंपलिंग बाइस को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, was no not that there was no sampling bias. The original R square likely contain a small positive bias which is normal in finite samples. The small reduction indicate that the bias was minimal and the model is स्टेबल। जो भी हमारा ये जो मॉडल बन के आया है इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है स्टेबल है, या जो भी इसमें सैम्पलिंग बाइस आ रहा है, अगर आर स्क्वायर का जो डिफरेंस है, आर स्क्वायर का डिफरेंस अगर थोड़ा ज्यादा आ जाता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा आ जाता है आर स्क्वायर से, कितना है इसका, आर स्क्वायर है हमारे पास 0.826। ओके, और आर वैल्यू है हमारी 0.93। नहीं, ये बड़ा आएगा ना, हाँ, एडजस्टेड आर स्क्वायर छोटा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 0.826 है और ये 0.93 है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा जो मॉडल बन के आया है, जो हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया है, जो हमारा रिग्रेशन मॉडल आया है वो स्टेबल है। जो सैम्पलिंग बाइस आई है वो मिनिमल सैम्पलिंग बाइस है, मतलब जो एरर है हमारे सैंपल में वो मिनिमल एरर है, चल जाता है। ठीक है, तो ये हम इसको एज ए इंटरप्रेट करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन को। अब आता है इसको कि कैसे हम इसको टेस्ट करें सिग्निफिकेंस। अब हमने इसको भी सिग्निफिकेंस देखना है कि क्या ये जो कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया है क्या ये सिग्निफिकेंट है या कि नहीं है, उसको हम टेस्ट करते हैं। एफ टेस्ट से हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर एफ टेस्ट का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू n-k-1। ठीक है, n क्या था हमारे पास, सैंपल साइज, के हमारे पास प्रिडिक्टर वेरिएबल 1 - k-1 और आर स्क्वायर था हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यू पुट करेंगे सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए। 10 - 2 - 1 इंटू 0.826 अपॉन 2
नंबर ऑफ प्रिडिक्टिव वेरिएबल 1 माइनस 0.2826। तो हमारा जो एफ वैल्यू आती है वो आती है, एफ टेस्ट वैल्यू आती है 16.635। ओके, ठीक है मैम। अब हम कैसे चेक करेंगे? देखो, ये हमारी ऑब्टेन्ड एफ वैल्यू आई है। अब हम इसको टेबल जो हमारी बुक के पीछे जो टेबल दी होती है उससे हम चेक करेंगे। अब इसमें दो आप वैल्यू देख रहे होंगे, हमें डीएफ 2 पे भी चेक करना है और 7 पे भी चेक करना है। अब 2 क्या था? नंबर ऑफ प्रिडिक्टर, ठीक है, 2 नंबर ऑफ प्रिडिक्टर एंड माइनस, और हमारा 7 है एंड माइनस के माइनस 1 से जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, 10 माइनस 2 माइनस 1। अब हमने ये इस तरह की टेबल है, देखो। अब हमने 0.05 पे चेक करना है, तो हमने एक DF1 हमारा क्या आया, ये होता है DF1 और ये होता है DF2। अब दो DF क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो प्रिडिक्टर वेरिएबल है, ठीक है। तो जब दो प्रिडिक्टर वेरिएबल होते हैं हम इस वाली टेबल से चेक करते हैं। अब देखो, हमने DF2 1 क्या है, 2 है हमारा, और DF2 है हमारा 7। तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 4.74। टेबल वैल्यू आती है 0.05 लेवल पर 4.74, राइट। अब हम ऐसे ही 0.01 पर चेक करेंगे। ये टेबल है हमारी 0.01 पर। अब इसमें 2 7, ये कितना है हमारा 9.55, 9.55। अब हमें देखना है कि हमारी जो एफ वैल्यू, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है हमारी, वो कौन सी अगर हम देखें तो 0. ठीक है, इससे भी हमारा 4.74 से भी बड़ी है और हमारा 9.55 से भी बड़ी है, ठीक है। दैट मीन्स जी कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो 0.05 लेवल पर भी सिग्निफिकेंट है और वो जी 0.01 लेवल पर भी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है। कि हमारा जो रिजल्ट आया है, जो हम अभी कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, कोरिलेशन हमने क्या चेक किया था? हमारे पास एक वेरिएबल था एंजाइटी, सेकंड वेरिएबल था हमारे पास इंटेलिजेंस, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल था हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है। दो हमारे पास, ये हमारे पास प्रिडिक्टर वेरिएबल थे प्रेडिक्टर थे जी, और ये अपने पास क्राइटेरियन वेरिएबल था, क्राइटेरिया था ठीक है। जी। अब जी हमारा रिजल्ट क्या आया कि जब हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एंजाइटी और इंटेलिजेंस दोनों मिलकर क्राइटेरियन वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट को कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा कोरिलेशन आया वो हमारा आया सिग्निफिकेंट कोरिलेशन और पॉजिटिव। दैट मीन्स कि एंजाइटी और इंटेलिजेंस का कंबाइंड इफेक्ट या कंबाइंड रिलेशनशिप ऑन एकेडमिक अचीवमेंट इज द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। कोई डाउट? नहीं। ओके, ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है यहाँ पर। जी इसमें कोई भी डाउट है तो आप नहीं नहीं क्लियर?